गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, और आप सभी का साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यानी जनन तंत्र हमने स्टार्ट कर दिया था, उसकी प्रस्तावना पर हम चर्चा कर रहे थे। आज की वीडियो में हम जनन तंत्र को विस्तृत रूप से पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने बात की थी जनन की परिभाषा की, बात फिर से सुनिएगा। सजीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहा जाता है, यानी जनन की क्रिया में भाग लेते हैं जनक, और जनकों के द्वारा उत्पादन किया जाता है संतति को। अब ये संतति कैसी होगी? जनकों के समान होगी, मतलब उनकी जो जाति है, उनकी जो स्पीशीज है वो आपको समान नजर आएगी। जैसे सिंपल सी बात करें कि जो काऊ है, काऊ की जो संतति होगी वो काऊ ही बनेगी, बफेलो की जो संतति होगी वो बफेलो बनेगी, कैमल की जो संतति है वो कैमल बनेगी, ह्यूमन बीइंग की जो संतति है वो ह्यूमन बीइंग ही बनेगी, और मंकी की ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी मंकी ही बनेगी। मतलब वहाँ पे विभिन्नता या वेरिएशन या अंतर नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जनक होते हैं उन जनकों में कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र। तो जो क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र हैं उन पर विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जिनको हम नाम देते हैं क्या? बताइए, पता होगा आपको। गुणसूत्रों पर जो संरचना पाई जाती है उनको कहा जाता है जीन। और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये जीन बने होते हैं किसके? ये जीन बने होते हैं डीएनए के। डीएनए जिसको कि कहा जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, जो कि केंद्रक में पाया जाता है, क्योंकि केंद्रक में ही गुणसूत्रों की उपस्थिति देखी जाती है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो गुणसूत्र है उनके द्वारा लक्षणों को जनन की क्रिया द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, हम यूं कहें जनकों से संतति में लक्षणों का वहन किया जाता है। यानी जो गुणसूत्र हैं वो लक्षणों को लेकर एक पीढ़ी से या जनक से संतति में स्थानांतरित होते हैं। अब जनन तंत्र जो मानव के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर जनन तंत्र की। नर जनन तंत्र देखिएगा, नर जनन तंत्र देखिए, छोटा सा डायग्राम यहाँ बना रहे हैं। रफ डायग्राम है, एलिमेंट्री डायग्राम है। देखिएगा, ये सबसे बाहर जो संरचना है इसको हम कहते हैं वृषण कोश। वृषण कोश में पाए जाते हैं वृषण। वृषण के बाहर आप जो संरचना देख पा रहे हैं इसको कहा जाता है अभिवृषण।
तो देखिए सबसे पहला जो भाग आता है मानव के नर जनन तंत्र का, उसको कहा जाता है वृषण, जो कि प्राथमिक जनन अंग माने जाते हैं। वृषण के बाद में दूसरा जो भाग है वो आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक नलिका नुमा संरचना दिख रही है, इसको कहा जाता है शुक्रवाहिनी, जो कि दूसरा भाग माना जाता है नर जनन तंत्र का, इसको कहा जाता है शुक्रवाहिनी। तीसरे भाग को कहा जाता है शुक्राशय। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक थैलेनुमा संरचना होती है और इस थैलेनुमा संरचना में एक द्रव का निर्माण किया जाता है, उस द्रव को कहा जाता है शुक्राशयी द्रव, जो कि सीमन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला जो भाग है वो आपका है शुक्राशय। शुक्राशय के बाद में अगला जो महत्वपूर्ण भाग माना जाता है उसको कहा जाता है, ये जो संरचना है इसको कहा जाता है शिशन। और इसके अलावा एक और संरचना पाई जाती है जो कि जनन ग्रंथि का कार्य करती है, इस जनन ग्रंथि को कहा जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, तो ये पांचवा भाग बनता है जिसको अपन कह रहे हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। तो देखिए किस तरह से संरचनाएं जो है वो अपना अलग अलग कार्य करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वृषण की। वृषण जिसको कि प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है। अब क्यों कहा जा रहा है प्राथमिक जनन अंग, उसका भी आप सुनिए रीजन क्या है। देखिएगा वृषणों में एक अति महत्वपूर्ण क्रिया होती है जिसको नाम दिया जाता है शुक्र जनन। इसको हम नाम देते हैं शुक्र जनन। जैसा कि नाम से आप देख पाए शुक्र जनन वह क्रिया है जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है, यानी यहाँ शुक्राणुओं का निर्माण होगा और शुक्राणु वो हैं जो जनन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, निषेचन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी शुक्राणु अंडाणुओं के साथ संयोजित होकर निषेचन की प्रक्रिया का संपादन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनस का निर्माण होता है। युग्मनस से फिर भ्रूण का निर्माण होगा और भ्रूण अल्टीमेटली एक शिशु का निर्माण कर देता है। तो वो क्रिया होती है शुक्र जनन की, जहां शुक्राणु बनेंगे। आगे वाला जो भाग आप देख पा रहे हैं अधिवृषण, काफी महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। देखिएगा वृषण में शुक्राणु बने हैं, यानी इस वाले भाग में बन रहे शुक्राणु, लेकिन वो शुक्राणु गतिहीन होते हैं। जो शुक्राणु है वो गतिहीन है, गतिशीलता प्रदान करने का कार्य अधिवृषण के द्वारा किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि वृषणों में परिपक्वन की प्रक्रिया जो है अधिवृषण वाले भाग में होती है, यानी अधिवृषण वाले भाग में जाकर वृषण में टेल। हम एक संरचना अगर देखें शुक्राणु की तो कुछ इस तरह से होती है संरचना। देखिएगा एक शुक्राणु की बात अपन करें, संरचना अगर अपन बनाएं तो कुछ इस तरह से संरचना में देखने को मिलती है शुक्राणु की। जैसे कि आप देख पा रहे अपनी स्क्रीन के सामने इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं। देखिएगा देखिए ये जो भाग है इसको कहा जाता है हेड या सिर। इस वाले भाग को कहा जाता है नेक, सिंपली हम कहेंगे गर्दन, नेक गर्दन है। और ये वाला जो भाग है ये है टेल, टेल जिसको पूंछ कहा जाता है। तो जो टेल वाला पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट जो है शुक्राणु का वो अधिवृषण वाले भाग में जाकर बनता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अंडाणुओं तक पहुंचने हेतु पूंछ का निर्माण अधिवृषण वाले भाग में किया जाएगा, जो कि महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? अगर शुक्राणु में टेल नहीं बने तो वो कभी भी अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएगा, और अंडाणु तक नहीं पहुंच पाने का मतलब है युग्मनस का निर्माण नहीं हो पाएगा, भ्रूण तक बनना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। तो ये काम हो रहा है अधिवृषण में। आगे वाला भाग जो आप देख पा रहे हैं शुक्रवाहिनी, जो एक नलिका नुमा संरचना है। इसके पहले एक जानकारी आपको दे दूं, वृषणों की संख्या की हम बात करें, आपको लगे सर आपने संख्या यहाँ पे एक ही बने, बिल्कुल नहीं है। वृषण संख्या में 2 होते हैं। इसकी भी एक छोटी सी जानकारी आती है। जन्म से पहले शिशु का जन्म होने वाला है, जन्म से पहले जो वृषण है उदर गुहा, उदर गुहा का मतलब जो कोशिकाएं हैं शरीर की, त्वचा के नीचे वाली जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर वाली गुहा को कहा जाता है देह गुहा। तो जन्म से पहले तो वृषण होते हैं देह गुहा के अंदर, लेकिन जैसे जन्म होने वाला होता है शिशु का, वृषण देह गुहा से, उदर गुहा से
स्थानांतरित होकर कहाँ पे आ जाते हैं, वृषण कोश में आ जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वृषण कोश जो कि शरीर के बाहर स्थित होते हैं। क्यों आ जाते हैं वृषण कोश में? क्योंकि शरीर का तापमान काफी ज्यादा होता है और उस तापमान पर शुक्राणु क्या हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। उनमें निषेचन करने की प्रक्रिया का जो एक तरह से हम कहें प्रक्रिया है वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, निषेचन में भाग नहीं ले पाएंगे, इसलिए उनका उदर गुहा से बाहर आना अति आवश्यक है। क्यों? अब जब वो बाहर आ जाएंगे तो शरीर के अधिक तापमान का उन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो जो शुक्रवाणी है, ये शुक्रवाणी भी 2 होंगी, वृषण भी 2 होंगे। ओके, तो शुक्रवाणी की हेल्प से जो शुक्राणु बने हैं वृषण में वो शुक्राशय तक पहुंचाए जाते हैं। अगला जो भाग शुक्राशय है, शुक्राशय में पहुंचाए जाते हैं। यानी शुक्रवाणी शुक्राणु के शुक्राशय तक जाने में एक मार्ग प्रदान करने का कार्य करती है। अगला महत्वपूर्ण भाग शुक्राशय। शुक्राशय वह भाग है जहां निर्माण होगा सीमन का। सीमन एक्चुअली शुक्राणु और शुक्राशयी तरल का मिश्रण माना जाता है। शुक्राशयी तरल में क्या क्या होगा? फ्रक्टोज होगा, कुछ एंजाइम्स वहां पे होंगे और कुछ हार्मोन्स भी वहां पर उपस्थित होते हैं। एक अति महत्वपूर्ण हार्मोन मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा जो कि अंडाणु की झिल्ली को तोड़ने का कार्य करता है, और वो झिल्ली जब टूट जाती है तो शुक्राणु अंडाणु के भीतर प्रवेश कर जाता है। एंजाइम का नाम आप सुन लीजिएगा, एंजाइम का नाम है हाइल्यूरोनिडेज। काफी महत्वपूर्ण एंजाइम है हाइल्यूरोनिडेज। तो ये एंजाइम क्या काम करेगा? अंडाणु की जो झिल्ली है, अंडाणु पर झिल्लियां पाई जाती हैं, अलग अलग नाम उनको देते हैं, जोना, पेल्यूसिडा, कोरोना, रेडिएटा। तो ये जो झिल्लियां हैं काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं। इन झिल्लियों को तोड़ने में हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम हेल्प करेगा जो कि शुक्राशयी तरल के साथ ही शुक्राणु में उपस्थित होता है। उसके बाद अब जो यहाँ बनेंगे सीमन, वो सीमन आगे बढ़ेगा। आगे आप जैसा कि देख पा रहे हैं हमने नाम लिया आगे वाला पार्ट, प्रोस्टेट ग्रंथि जो पहले आ गया है। प्रोस्टेट ग्रंथि एक क्षारीय तरल का निर्माण करती है, और ये जो क्षारीय तरल है ये क्या काम करेगा? अम्लीय माध्यम को समाप्त कर। अम्लीय माध्यम कौन सा वाला? सिसन से होकर जो शुक्राणु या सीमन है वो मादा के जनन अंगों में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ जो माध्यम अम्लीय है उस अम्लीय माध्यम को नष्ट करने का कार्य करेगा प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला क्षारीय तरल। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिसन। सिसन जो कि महत्वपूर्ण जनन अंग माना जाता है नर जनन तंत्र का, और इसी की सहायता से ये पूरी तरह से पेशीय भाग है, और सिसन की सहायता से शुक्राणुओं को मादा के जनन अंगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। पेशीय और बेलनाकार संरचना मानी जाती है सिसन, जो कि नर का महत्वपूर्ण जनन अंग माना जाता है। तो ये जानकारी थी आपके लिए नर जनन तंत्र की, मुख्यतया मानव के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं मादा जनन तंत्र की जानकारी लेने के लिए। तो नेक्स्ट आपका आता है मादा जनन तंत्र। हाय, मैंने आपको नहीं बोला, बिल्कुल भी रह गया है आधा, इसलिए रह गया हाय। अगला है मानव का मादा जनन तंत्र। देखिए, मादा जनन तंत्र काफी जटिल तंत्र माना जाता है। संरचना कुछ इस तरह से होगी, आप जैसे देख पा रहे हैं सामने आपके। देखिएगा, देखते रहें आप, मन नहीं करे तो भी आप देखते रहें। देखिए, एक सिंपल हमने मादा जनन तंत्र का डायग्राम बनाने की कोशिश की है। यहाँ ये जो संरचना आप देख पा रहे हैं इसको कहा जाता है अंडाशय। एक नहीं, आप 2 अंडाशय आप देख पा रहे हैं।
तो पहला जो भाग आता है मादा जनन तंत्र का, वो है अंडाशय, जो कि एक जोड़ी पाए जाते हैं। खास बात क्या है, यहाँ एक अंतर आपको देखने को मिलेगा। नर जनन तंत्र में वृषण देह गुहा के बाहर पाए जाते हैं, लेकिन दोनों जो अंडाशय हैं उदर गुहा के अंदर पाए जाते हैं। ध्यान रखें आप, ये आपके जो हैं अंडाशय हैं। इसके बाद अगला जो भाग आता है इसको कहा जाता है अंडवाहिनी। अगला भाग है अंडवाहिनी, यानी सेकंड जो भाग आता है उसको कहा जाता है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के बाद अगला महत्वपूर्ण जो, हालांकि इसमें एक नाम और भी देते हैं, अपन बात करेंगे उस नाम की भी। अगला जो भाग महत्वपूर्ण भाग आता है उसको कहा जाता है, ये जो भाग है इसको कहा जाता है गर्भाशय। गर्भाशय या बच्चादानी भी कहा जाता है, इसको वॉम्ब भी कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण भाग माना जाता है ये वाला। इस बार जैसे कि आप देख पाए कुछ भित्तियां नजर आ रही हैं आपको, ये भित्तियां गर्भाशय की भित्तियां हैं। 3 भित्तियां पाई जाती हैं जो गर्भाशय को स्पॉन्जी बनाने का कार्य करती हैं। 3 भित्तियां आपको यहाँ मिलेंगी, फिलहाल एक ही आपको दिख पा रही होगी। तीनों भित्तियों को अलग अलग नाम दिया जाता है। सबसे बाहर वाली भित्ति को कहा जाता है एपिकार्डियम या एपिमेट्रियम भी कह देते हैं, एपिमेट्रियम। बीच वाली भित्ति को कहा जाता है मायोमेट्रियम। बिल्कुल दिख रहा है आपको, बीच में जो भित्ति उसको नाम देते हैं मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर जो भित्ति पाई जाती, अति महत्वपूर्ण भित्ति मानी जाती है, जो गर्भाशय के सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में बनी रहती है, और उसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम। काफी महत्वपूर्ण भित्ति मानी जाती है। निषेचन के पश्चात भी इसका महत्वपूर्ण रोल होता है, निषेचन नहीं होता है तो भी ये अपना रोल प्ले कर ही देती है। आगे वाला जो भाग आता है इसको कहा जाता है, ये जो भाग है इसको कहा जाता है वेजाइना या योनि, और इसकी ओपनिंग को कहा जाता है यूवुला या हम हिंदी में कहते हैं भग। तो अगला भाग नंबर 3 पे हम लिखेंगे यहाँ पे गर्भाशय, और अगला जो भाग है वो है योनि। यहाँ पर भी प्रोस्टेट ग्रंथि की भांति कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनको कहा जाता है बार्थोलिन ग्रंथि। ग्रंथि को नाम देते हैं बार्थोलिन ग्रंथि। अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं डिटेल में। अंडाशय में क्रिया होगी अंड जनन की, जैसी कि आपने देखी थी वृषण में क्रिया हो रही थी, शुक्र जनन के शुक्राणु वहां बन रहे थे। यहाँ अंड जनन की क्रिया द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होगा। अब वृषण में एक हार्मोन बनता है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अंडाशय में 2 हार्मोन बनते हैं, एक होगा एस्ट्रोजन और दूसरे वाले हार्मोन को कहा जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि इसके पहले हमने पढ़ा था टॉपिक अंतःस्रावी तंत्र का, वहां पर भी जानकारी हम लेके चुके हैं। ओके, अंडाशय अंड जनन की क्रिया द्वारा अंडाणु बनेंगे। जैसे ही अंडाणु बनेंगे रिलीज होंगे कहाँ, अंडवाहिनी, जिसको कि फैलोपियन नलिका भी कहा जाता है। अंडाशय अंडवाहिनी में रिलीज होंगे, उस क्रिया को नाम दिया, यहाँ मान लीजिए यहाँ अंडाणु यहाँ से यहाँ पे आ गया, इसको नाम दिया जाता है ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग। क्वेश्चन के बाद पूछा गया है 1 नंबर में, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं? अंडाशय में बने अंडाणुओं का अंडवाहिनी में आना ही अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहलाता है, जो कि विशेष हार्मोन के कारण होता है, और हार्मोन को नाम दिया जाता है LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। ओके, अंडोत्सर्ग हो गया, अंडाणु यहाँ पे आ गया। इसी भाग में निषेचन की क्रिया का संपादन होगा, शुक्राणु इसी भाग में आएंगे, यानी शुक्राणु और अंडाणु का जो निषेचन है, संयुग्मन है, संयोजन है, अंडवाहिनी वाले या फैलोपियन नलिका वाले भाग में होता है। अगर जानकारी इंपॉर्टेंट आ रही है आपके लिए, यदि अंडाणु को शुक्राणु नहीं बने तो क्या होगा? तो देखिए इस केस में क्या होगा, अगर अंडाणु को शुक्राणु नहीं बने तो अंडाणु भी टूटेगा, अंडाणु टूटेगा। अंडाणु टूटने के साथ साथ हमने भी कहा कि अंतिम जो झिल्ली है, पेशी है, काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? एंडोमेट्रियम। जब अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिल पाता है तो उस केस में एंडोमेट्रियम भी रप्चर हो जाती है, टूट जाती है। टूटी हुई एंडोमेट्रियम टूटे हुए अंडे के साथ ब्लड के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऋतुस्राव। ऋतुस्राव भी इसको कहते हैं, इसको रजोधर्म भी कहा जाता है, इसको एक नाम और भी दिया जाता है, इसको मासिक धर्म भी कहा जाता है।
ये प्रक्रिया कब होगी? जब अंडाणु को निषेचन हेतु शुक्राणु नहीं मिलेगा। और अगर अंडाणु को निषेचन हेतु शुक्राणु मिल गया तो आगे आने वाले 9 मंथ तक या 270 डेज तक मासिक धर्म की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है। निषेचन होने पर ये प्रक्रिया बंद होगी अगले 9 माह तक। फिर शिशु के जन्म के पश्चात वापस प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। विशेष अवधि इसकी मानी जाती है और अवधि इसकी होती है 28 to 30 डेज। 28 to 30 डेज की इसकी अवधि मानी जाती है। अगला भाग गर्भाशय, अति महत्वपूर्ण भाग जहाँ निषेचन के पश्चात शिशु का विकास होता है और इसी भाग में जो शिशु है प्लासेंटा या अपरा या आंवल के द्वारा माता के गर्भाशय से संपर्क में बना रहता है और आवश्यक पदार्थों को प्लासेंटा के द्वारा ग्रहण करेगा। अनावश्यक पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को, उत्सर्जी पदार्थों को प्लासेंटा या आंवल की सहायता से गर्भाशय में प्रवेश कराकर माता के उत्सर्जी अंगों के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अगला भाग है योनि वैजाइना, जो कि माता का प्रमुख जनन अंग माना जाता है, जो कि निषेचन की क्रिया में सीधे तौर पर हम कहेंगे इन्वॉल्व होता है। अगली ग्रंथि जो यहाँ पे आती है बार्टोलिन ग्रंथि, ठीक उसी तरह से कार्य करती है जैसे कि प्रोस्टेट ग्रंथि कार्य कर रही थी नर जनन तंत्र में, यानी इसके द्वारा भी क्षारीय तरल का निर्माण किया जाएगा जो कि कोपुलेशन या मैथुन की क्रिया को सुव्यवस्थित और साथ ही साथ सुनिश्चित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैथुन उस प्रक्रिया में जो नर जनन अंग है उसके द्वारा मादा जनन अंगों में शुक्राणुओं को निष्कासित किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही और हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चंस आंसर्स आपको सभी कर लेने हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आए तो आप व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।